वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त 2023 में। और अब लास्ट में हम अपने प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट जो है वो देख रहे हैं, और आज उसी में हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 रहने वाला है। इससे पहले 1 और 2 मॉक टेस्ट हुए हैं, जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर अरेंज किए गए हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में आप पेपर दें तो आपको अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो वहाँ पर बना रहे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाएं, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि 20 क्वेश्चन हमको थ्योरी के मिलेंगे और 10 क्वेश्चन हमको पेडागोजी के मिलने वाले हैं, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑटोमेटिक इन प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आएगा। अगर आपको सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए नोट चाहिए, साइंस के बाइलिंगुअल एनसीईआरटी समरी, सारे प्रीवियस ईयर विद आंसर्स, जो टॉपिक सीरीज कराई, जो आपकी मैराथन कराई थी, उसकी शॉर्ट समरी सारी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी है, और उसी के रिगार्डिंग आप मेरे को मेरी व्हाट्सएप 941611662115 पे मैसेज करेंगे। आप पेमेंट करेंगे तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं और साइंस में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखेंगे पहला क्वेश्चन। विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सर्टेन एरिया बाय ब्रिक। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और एक क्वेश्चन प्रेशर से मिलना ही मिलना है। देखिए, जो प्रेशर होता है, ये जो दाब होता है, वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो ये जो एरिया होता है, ये जो क्षेत्रफल होता है, इसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। दाब क्षेत्रफल के क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एरिया बढ़ाती हूँ तो प्रेशर वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक घटेगा। जैसे आप ये टेबल देख सकते हैं, आप इस टेबल को देखकर बताइए कि ये 3 ब्रिक्स रखी हुई हैं, 3 तरह से मैंने ईंटों को रखा है। तो बताइए किस केस में प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा लगेगा। तो आपको पता है कि प्रेशर सबसे ज़्यादा वहाँ लगेगा जहाँ एरिया सबसे कम होगा, क्योंकि प्रेशर जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा चलेगा। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर आप पहले केस में देखेंगे तो यहाँ पर एरिया, इसका जो क्षेत्रफल है, ये नीचे देखिए सबसे कम जगह पर रखा है, तो इसका एरिया यहाँ पर सबसे कम है, और एरिया सबसे कम होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपका बन सकता है कि ऐसे डायग्राम दे देगा और पूछेगा बताइए किसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। तो ए वाली ब्रिक जिस पोजीशन में रखी है, यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एरिया सबसे कम है। तो पहला ए तो यहाँ पर सही है। डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर इज अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड, ये यहाँ पर गलत है। दाब की दिशा जो होती है वो आरोपित बल की दिशा के विपरीत नहीं होती, जबकि जिस दिशा में बल लग रहा होता है उसी के लंबवत जो है वो आपका प्रेशर जो है वहाँ पर कार्य कर रहा होता है। यूनिट ऑफ प्रेशर इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, ये भी यहाँ पर गलत है। प्रेशर का यूनिट जो है वो तो आपका पास्कल होता है, और जबकि जो फोर्स है उसका जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। और दोनों का फॉर्मूला भी यहाँ पर अलग होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर इसका जो मात्रक है, जो ऐसा यूनिट है वो होता है। जबकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो बी और सी यहाँ पर गलत है। और यहाँ पर पूछा था सही स्टेटमेंट क्या है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा, और मुझे लगता है मोस्टली बच्चों ने इसका सही आंसर दिया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताइए क्या आंसर होगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की जो प्रणाली है वो हमें दी है, और उनमें पौधों में कौन कौन सी प्रजनन की प्रणाली कैसे है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो हमें यहाँ पर मैचिंग करना है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके बताइए क्या यहाँ पर आंसर होने वाला है। देखिए, कटिंग, सीधी सी बात है, रोज़ के अंदर कटिंग ही हमें देखने को मिलती है। आप उसकी स्टेम को कट कर देते हो और उसको लगा देते हो, तो रोज़ जो है वहाँ पर नया रोज़ जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है। तो प्रजनन प्रणाली जो है वो यहाँ पर कटिंग के केस में गुलाब जो है वो सही मैचिंग होगी। तो ए का फर्स्ट होगा। इसी से आप अपने आंसर पर पहुंच गए। ऑप्शन नंबर सेकंड जिन बच्चों ने दिया है उनका आंसर यहाँ पर पूरी तरह से सही है। स्पोर फॉर्मेशन जो है ये हमारा किस में होता है, ये हमें फंस वगैरह जो होते हैं, जो फंगाई होती है, फंस होती हैं, इनमें हमें स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, बीजांड निर्माण जो है वो देखने को मिलता है। जैसे ब्रेड पे होता है, वो पूरी तरह से फूट जाते हैं और पूरे ब्रेड पर जो फंगाई है वो फैल जाती है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ये फंस के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये जो फ्रेगमेंटेशन है, अगर मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करूँ तो ये हमें स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। विखंडन जो है ये स्पायरोगायरा
स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। और ये स्पायरोगायरा क्या है, ये आपका एल्गी की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में। स्पायरोगायरा किसका उदाहरण होता है, एल्गी का उदाहरण होता है। और ये क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। आपने पानी में देखा होगा, हरे हरे से जो पूरे पानी में फैल जाते हैं तो वो टूट के क्या होते हैं, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और फैलते चले जाते हैं, तो वो उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग जो होती है वो आपको किस में देखने को मिलती है, जो मुकुलन होता है ये हमें ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलता है। याद रखेंगे, ईस्ट और हाइड्रा जो होता है इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बाय बडिंग होता है, बाय मुकुलन होता है। अगर अमीबा की बात करें तो वो क्या करता है, वो बाइनरी फ्यूजन जो है वहां पर करता है। तो ये सारे आपको याद रखने होंगे। पोटैटो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो हमें पोटैटो में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड फिलहाल यहाँ पर क्या है आंसर, और जिन बच्चों ने ये आंसर दिया उनका पूरी तरह से सही है। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज में भी कमेंट बॉक्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ एंड द पोल स्ट्रेंथ रेस्पेक्टिवली ऑफ अ मैग्नेट विच इज कट परपेंडिकुलर टू ऑफ इट्स लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्रवलय के विषय में आप क्या कह सकते हैं यदि उसकी लंबाई को लंबवत 2 समान भागों में काटा जाता है। अब देखिए, जो मैग्नेट होगी ना वो 2 तरीके से काटी जा सकती है। एक तो मैग्नेट परपेंडिकुलर काटेगी। अब यहाँ पर क्या बोला है कि इसको, इसकी लेंथ, ये लेंथ है इसकी L, इस लेंथ के परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से काटा गया, इस तरह से ये 2 हिस्सों में टूट गई। तो जब मैग्नेट परपेंडिकुलर काटी जाती है या ट्रांसवर्स काटी जाती है तो उस केस में पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं आता है। लेंथ तो आधी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ये टूट गई तो L/2 हो गई, ये L/2 हो गई, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है याद रखेंगे उस पर कोई फर्क नहीं आता है। ये बात माइंड में रट लीजिए। जब मैं मैग्नेट को कैसे काट रही हूँ, परपेंडिकुलर काट रही हूँ लेंथ के, या ट्रांसवर्स जो है वो वहां पर मैं काट रही हूँ। लेकिन अगर अभी मैं मैग्नेट को क्या करूँ, लेंथ वाइज कट करती हूँ, इस तरह से यहाँ से ऐसे कट लगाया कि मैग्नेट ऐसे हो गई और इस तरह से ये ऐसे टूट गई, तो उस केस में जो इसकी लेंथ है उसमें तो कोई फर्क नहीं आया, अब भी L ही रहेगी। लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है वो जितने हिस्सों में टूटी है उसी हिसाब से पोल स्ट्रेंथ जो है वो वहाँ पर चेंज हो जाती है। जैसे इस केस में अगर मैंने मैग्नेट को लेंथ वाइज 2 हिस्सों में काट दिया है तो जो पोल स्ट्रेंथ है यहाँ पर P/2 जो है वो दोनों की हो जाएगी। तो ये हमको याद रखना है। 3 हिस्सों में काटा जाता तो ओरिजिनल मैग्नेट जो है फिर वो 1/3 जो है उसकी पोल स्ट्रेंथ हो जाती। तो यहाँ पर क्योंकि मैग्नेट जो है परपेंडिकुलर कटी है लेंथ के, तो यहाँ पर लेंथ जो है वो तो आधी हो जाएगी, लेकिन पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, ध्रुव प्रवलय में कोई फर्क नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी टिक है उनका पूरी तरह से सही है। और मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा, जब मैग्नेट को इस तरह से काटा जाए तो वहां पर पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं आता, लेकिन जब मैग्नेट को इस तरह से काटा जाता है, इस तरह से यहाँ पर ऐसे कट लगा दिया कि मैग्नेट ऐसे टूट के इस तरह से आ गई, तो उस केस में लेंथ वाइज में जो है पोल स्ट्रेंथ में भी चेंज आता है। जितने हिस्सों में मैग्नेट कटती है उतनी ही जो पोल स्ट्रेंथ है वो फिर ओरिजिनल मैग्नेट की रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। चलिए बताइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल वाले चैप्टर से कोशिका, और कोशिका में जो किस तरह के आकार हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, जो कोशिका होती है, हमारे अंदर सेल होते हैं, इनकी अलग अलग शेप होती है और ये अलग अलग फंक्शन करते हैं, इस वजह से इनकी शेप जो है वो अलग अलग होती है। जैसे रेड ब्लड सेल होते हैं वो डिस्क शेप के होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज वहाँ पर होता है ऑक्सीजन का, तो वो थोड़ा सरफेस एरिया वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकी जो शेप है हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो बताइए किस किस के सेल की कैसी कैसी शेप होती है। चलिए बताइए क्या आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है। देखिए, आपको पता है जो नर्व सेल्स होते हैं, जो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, वो कैसी होती हैं, वो लंबे और शाखाएं जो है इस तरह की ब्रांच फोर्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ये आपकी नर्व सेल में। तो ये लॉन्ग और ब्रांच्ड होती हैं, तो नर्व सेल का मिलान होगा आपका 5th से, ये 4th ही बन रहा है, यहाँ पर ये 5th लिखा है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स तो आपकी डिस्क शेप की होती हैं, चक्रिका आकार की होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, बी की मैचिंग 2nd से होगी और ए की मैचिंग 5th से होगी, जो कि एकमात्र 2nd ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने 2nd ऑप्शन टिक किया है वो उनका पूरी तरह से सही होगा। वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं एकमात्र ऐसी कोशिकाएं हैं हमारे ह्यूमन के अंदर जो अपनी शेप्स को क्या करती हैं, बदलती हैं। शेप जो है इनकी बदलती रहती है, बदलता आकार जब भी पूछा जाए तो वहां पर आपका WBC आ जाएगा। वाइट ब्लड सेल जो हैं, श्वेत रक्त कोशिका वहां पर देखने को मिलेंगी। जो मसल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लॉन्ग और थिन होते हैं, यहाँ हम इसे स्पिंडल भी बोलते हैं। ये किस तरह से होते हैं, इस तरह से चपटे आकार के, ये लॉन्ग और थिन जो है हमें मसल सेल्स देखने को मिलती है। पेशिया कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी और पतली होती हैं। और जो स्किन सेल होते हैं, त्वचा कोशिकाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो समतल आकार की होती हैं, फ्लैट शेप की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, चलिए बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। साउंड वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में बनेगा। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट कथन दिए हैं, उनको पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। असर्शन, अभिकथन यहाँ पर क्या दिया है, अ ड्रम प्रोड्यूस अ लो पिच साउंड। बिल्कुल, जो ड्रम होता है उसकी जो साउंड होती है वो लो पिच होती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है। लाउडनेस जहाँ ज़्यादा होगी मतलब वहाँ एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट है, और जहाँ पिच लो होगी मतलब आवाज़ बारीक जो है वो कम है, भकरी जैसी आवाज़, मतलब भारी आवाज़ है वहाँ पर, जैसे कहते हैं ना आवाज़ भकर जाती है, भारी हो जाती है, वो ड्रम प्रोड्यूस अ लो पिच साउंड, आवाज़ भारी है, इस वजह से वहाँ पर जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो पिच होती है वो वहाँ पर लो होती है। जबकि जो पियानो होता है उसकी हाई पिच साउंड होती है, पतली सी बारीक सी आवाज़, हाई पिच साउंड जो है वो पियानो में हमें देखने को मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो पिच वाला लो पिच मतलब यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम है, और यहाँ पर हाई पिच का मतलब क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, आवाज़ बारीक। पिच का मतलब क्या है, आवाज़ बारीक। तो पियानो की आवाज़ ज़्यादा बारीक होती है, जबकि ड्रम की आवाज़ जो होती है वो लो पिच होती है। असर्शन पूरी तरह से सही है। इसके पीछे का रीज़न होना चाहिए था फ्रीक्वेंसी को लेकर, लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न लिखा है वो एम्पलीट्यूड को लेकर लिखा है। और आपको पता है ये जो आयाम होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये लाउडनेस के साथ चलता है। इसका रिलेशन किसके साथ होता है, प्रबलता, लाउडनेस के साथ होता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। ये बात रीज़न जो यहाँ पर रीज़न में स्टेटमेंट लिखी है, कथन लिखा है, वो तो सही है, लेकिन ये जो रीज़न है ऊपर वाला अभिकथन की जो है वो सही व्याख्यान नहीं कर रहा। एम्पलीट्यूड की जगह यहाँ पर अगर फ्रिक्वेंसी होता तब ये जो है यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहा होता है कि फ्रिक्वेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है कि ड्रम जो है वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि जो पियानो होता है वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन ये जो रीज़न है वो यहाँ पर इस असर्शन की, इस अभिकथन की सही व्याख्यान जो है वो नहीं कर रहा है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर टिक किया है उनका पूरी तरह से आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन मिलेगा। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस द फ्लोइंग इज प्रोड्यूस। बताइए जब अम्ल क्षार के साथ मिलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। आंसर बताइए क्या होने वाला है यहाँ पर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लवण, जल और उष्मा जो है वहाँ पर रिलीज होती है। जैसे हमने एसिड की रिएक्शन कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराई आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो एसिड की रिएक्शन जब बेस से होती है तो वहाँ बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो वहाँ पर एक सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर रिलीज होता है, और साथ में जो हीट है, याद रखेंगे हीट जो है वो भी वहाँ पर रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब देखिए ये जो सॉल्ट बन रहा है, ये जो लवण यहाँ पर बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, एसिड बेस की जब रिएक्शन होती है तो ये जो सॉल्ट बनता है ये एसिडिक भी हो सकता है, ये बेसिक भी हो सकता है, और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ये अम्लीय लवण भी हो सकता है, ये क्षारीय लवण भी हो सकता है, और ये उदासीन लवण भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखने होंगे। जो एसिडिक सॉल्ट है इसमें आता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, दोनों के दोनों। एक क्वेश्चन एक बार ये बना था कि अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है, तो याद रखेंगे ये एसिडिक सॉल्ट होता है। सेम ऐसी बेसिक सॉल्ट में कुछ एग्जाम्पल जो बताए हैं ये याद रख लेंगे। सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका, जो हो गया इज अ बेसिक सोल्ट ऑफ NaOH एंड वीक, यहाँ पर जो है एसिड हो जाता है। इसी वजह से देखिए एसिड वीक होता है, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से सॉल्ट जो बनता है, लवण जो बनता है वो कैसा होता है, वो बेसिक होता है। न्यूट्रल में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, एसिड और बेस, अम्ल और क्षार या तो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों ही वीक होंगे। तो उस केस में उदासीन लवण, न्यूट्रल सॉल्ट वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मैंने आपको बताया था, सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटाशियम सल्फेट हो गया और पोटाशियम क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके न्यूट्रल सॉल्ट हैं, उदासीन लवण जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स भी आप प्लीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अच्छा क्वेश्चन है। रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलिए बताइए निम्न में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। जैसा कि हम पढ़ते हैं जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, जब वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, वो आपके एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पर वो रिलीज करते हैं, वो क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड जो है वहाँ पर बनाते हैं, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, वो वहाँ पर रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस केस में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होगी। मैग्नीशियम आपका मेटल है, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर रिलीज होगी। कॉपर, आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ते आते हैं कि जो कॉपर होता है ये रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ, तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन यही कॉपर जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो गर्म सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता,
लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, तो बी में नहीं होगी। सल्फर आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होगी। तो बी और सी में जो है वो मेरी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी एल्युमिनियम जो है वो यहाँ पर जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिलीज होगी। चलिए यहाँ पर बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फ्लोइंग। निम्न में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़ों की पहचान हमें करनी है। देखिए, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक जो पुराने होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये याद रखेंगे, ये हमेशा सिंगल सेल ही होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ही होते हैं, जो पुराने ज़माने के हैं प्रोकैरियोटिक, जिन्हें हम बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखनी है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या यूकैरियोटिक जो अब के वाले सेल हैं, तो ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब इसी में जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं, ये आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं, और ये दोनों के दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि जो हम हैं, हम भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही हैं, और हम क्या हैं? हम मल्टी सेलुलर हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो अमीबा और पैरामीशियम हो जाएगा, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया तो दोनों क्या है? ये हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जबकि ऑप्शन में यूकैरियोटिक पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। एक क्वेश्चन 100% आपको बुआन फोर्स से भी मिलने को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन वाटर विद 1/4 ऑफ इज वॉल्यूम ऑफ द सरफेस जो है ना। एक ऑब्जेक्ट है, जो एक वस्तु है जो फ्लोट पानी में तैर रही है, जिसमें उसका क्या होता है? 1/4 जो आयतन है वो पानी के ऊपर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, पानी में के ऊपर चाहे 1/4 है, चाहे 2/4 है, चाहे 3/4 है, लेकिन कुछ ना कुछ भाग अगर पानी के ऊपर है, तो इट मीन्स नीचे से जो बुआन फोर्स लग रही है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लग रही है, ऑब्जेक्ट के भार से ज़्यादा नीचे से बुआन फोर्स लग रही है। तभी जो ऑब्जेक्ट है, चाहे उसका कुछ ही हिस्सा क्यों ना हो, वो पानी के ऊपर है। तो जब भी कुछ भी हिस्सा, चाहे 1/4 हो, चाहे आधा हो, चाहे 3/4, कोई भी हिस्सा अगर पानी के ऊपर है, इट मीन्स जो नीचे से बुआन फोर्स लग रही है वो ऑब्जेक्ट के जो वेट है उससे वहां पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी 1/4 हिस्सा पानी के ऊपर है, इट मीन्स जो बुआन फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ज़्यादा है देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ ही हम यहाँ पर जाएंगे। उत्प्लावन बल जो है वो वस्तु के भार से अधिक है, और नीचे से लगने वाला पानी में जो उत्प्लावन बल है, जब वो अधिक है तभी जो वस्तु है ऊपर तैर रही है, उसका कोई ना कोई हिस्सा जो है पानी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और अगर बुआन फोर्स जो है वो वहाँ पर कम होती तो वस्तु पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाती। इक्वल के केस में क्या होगा? देखिए, इक्वल के केस में भी आपको याद रखना होगा, अगर बुआन फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है बस वो उसका ऊपरी हिस्सा दिखेगा, बाकी नीचे का सारा हिस्सा जो है उसका वो पानी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा सबमर्ज रहेगा किसके अंदर? पानी के अंदर। बस उसका जो सरफेस है वो पानी पे दिखेगा, और बाकी सारा उस हिस्सा जो है वो उसका नीचे रहेगा। उस केस में बुआन फोर्स जो है वो इक्वल होती है, तब ऐसा होता है। बाकी अगर कोई भी हिस्सा अगर ऊपर है पानी के, चाहे 1/4 है, चाहे 3/4 है, चाहे आधा है, तो इन सभी केस में जो होगा वो बुआन फोर्स हम वहाँ पर ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट के वेट से क्या है? ज़्यादा है, तभी जो है वो ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई हिस्सा पानी के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, सॉइल वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन बनने का चांसेस है। XYZ यहाँ पर हमें उनके जो फीचर्स दे रखे हैं उनके बेसिस पर हमें बताना है कि किस मृदा की जो है यहाँ पर बात यहाँ पर हो रही है। सॉइल एक्स जो है इसका पर्कुलेशन रेट जो है, आंतः स्त्रावण दर जो है वो काफ़ी उच्च है। आपको पता है जो सैंड होता है, जो बालू मृदा होती है, उसका जो पर्कुलेशन रेट होता है वो बहुत हाई होता है, आंतः स्त्रावण दर जो है वो उच्च होती है। पानी निकलने की दर, मतलब जो अपने अंदर से पानी को निकाल देता है वही उसका पर्कुलेशन रेट होता है। तो इस सैंड में ज़्यादा होता है, गैप यहाँ पर ज़्यादा होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो एरिएशन यहाँ पर गुड होता है, वातन जो है यहाँ पर अच्छा होता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी जो है, जल धारण क्षमता जो है वो काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो एक्स सॉइल है, जो एक्स मृदा है वो यहाँ पर क्या है?
वो आपकी बलुई है, वो आपका सैंड है। तो सैंड के साथ हम जाएंगे। अब देखिए जिसमें सब कुछ मॉडरेट आ जाएगा तो वो हमेशा किसकी डिफाइन करेगा, वो आपका लोमी सॉइल को, दुमटी मृदा को वो है डिफाइन करेगा। क्योंकि दुमटी मृदा जो होती है वो जो लोमी सॉइल होती है वो कॉम्बिनेशन होती है किसका, क्ले और सैंड का। इस वजह से उसमें सब कुछ क्या है, मॉडरेट मॉडरेट हमें देखने को मिलता है, मध्यम मध्यम देखने को मिलता है। जेड जो होगा यहाँ पर पर्कुलेशन रेट बहुत स्लो है, मतलब पार्टिकल बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत पास पास हैं, जिसकी वजह से पानी निकलने की दर जो है वो बहुत ही कम है। तो पर्कुलेशन रेट वेरी स्लो होता है, बहुत धीमा होता है। एरिएशन जो है गैप नहीं होता क्योंकि पास पास पार्टिकल होते हैं, तो वातन जो है वो इसमें बुरा होता है। और जो जल धारण क्षमता होती है वो इसमें उच्च होती है, पानी को हाई लेवल तक क्या करता है, रोक कर रख सकता है। यहाँ पर ये बात किसकी हो रही है, क्ले सॉइल की बात हो रही है, मृण्मय मृदा की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। तीनों सॉइल के बारे में आप यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्लांट बेस्ड ऑन द फ्लोइंग एडेप्टेशन। नीचे दी गई अनुकूलताओं के आधार पर पौधे जो हैं उनकी हमें पहचान करनी है। स्टेम्स और लीव्स में थिक वैक्सी कोटिंग होती है, तो ये हमें डेजर्ट पौधों में देखने को मिलती है। तने और पत्तियों में मोमी जैसी परत होती है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कैक्टस की यहाँ पर बात हो रही है, ताकि जो पानी है पानी वो बाहर निकले ना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो उसमें स्लो हो जाए, क्योंकि डेजर्ट वाले एरिया में पानी की बहुत कमी होती है। ये वैक्सी कोटिंग जो है एक्वेटिक पौधों में भी देखने को मिलती है। पानी वो क्या करते हैं, पानी को उन पर ठहरने नहीं देते, जिससे पत्तियां खराब नहीं होती। ठीक है, तो दोनों में होती है वैक्सी कोटिंग। आपके एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं उनमें भी हमें पत्तियों में वैक्सी कोटिंग देखने को मिलती है, और जो डेजर्ट होते हैं उनमें भी हमें वैक्सी कोटिंग जो है वो देखने को मिलती है। लीव्स आर निडल शेप एंड आर शेड रैपिडली। नकुली और कटीली पत्तियां होती हैं और शीघ्रता से जो है वो झड़ जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है पहाड़ी पौधों की, जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉनिफर जो है, यहाँ पर ये इसकी बात हो रही है। शेप नुकीली जैसे, ताकि वो बर्फ़ वगैरह को अपने ऊपर रोक ना सके, वो झड़ जाए, वो गिर जाए। तो ये यहाँ पर बी का मिलान जो है वो कॉनिफर से हो जाएगा। लीव्स आर फिंगर लाइक मतलब जैसे पत्तियाँ जो होती हैं ना वो ऐसे बनी होती हैं, इस आकार की, जैसे फिंगर लाइक जो है वो शेप देखने को मिलती है। उंगली जैसी पत्तियाँ वो किसकी होती हैं, वो हाइड्रिला की होती हैं, तो सी यहाँ पर हाइड्रिला हो जाएगा। स्टेम हैव होल्स, तनों में छिद्र होते हैं। खोखलापन याद रखेंगे तो वो लोटस में होते हैं, तो ये आप याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 जिन बच्चों ने टिक किया है वो उनका पूरी तरह से सही है। हीट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, द हीट फ्रॉम बर्निंग ऑफ वुड इन अ रूम स्प्रेड टू द कॉर्नर ऑफ द रूम, आइडेंटिफाई द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड। किसी कमरे में लकड़ी के जलने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोनों तक फैल जाती है, उस मुख्य प्रक्रिया को पहचान कीजिए जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण जो है यहाँ पर हो रहा है। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। देखिए आपको पता है हीट 3 तरीके से, ऊष्मा 3 तरीके से स्थानांतरण ट्रांसफर उसका होता है। एक होता है आपका कंडक्शन जो है ये आपका सॉलिड में ही देखने को मिलता है। जैसे आपने क्या करा, मोमबत्ती के आगे चम्मच रखा, पहले उसका आगे वाला हिस्सा गर्म होता है, धीरे धीरे उसका पीछे वाला हिस्सा भी गर्म होता है, तो पार्टिकल टू पार्टिकल क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती रहती है, वो कंडक्शन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कमरे के कोने तक जो है वो हीट फैल गई है, तो वहाँ पर या क्या कौन सा मेथड रहा होगा, मतलब आग जल रही है यहाँ और हीट महसूस हो रही है यहाँ, मतलब बीच में कोई मीडियम भी नहीं होगा, तब भी जो है हीट कोने तक पहुंच गई। और जब बिना मीडियम के हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो आपका कौन सा मेथड होता है, रेडिएशन होता है। और बाकी पार्टिकल ऊपर तो जा रहे हैं और ऊपर का स्थान लेने के लिए नीचे वाले पार्टिकल आ रहे हैं, तो कन्वेक्शन और रेडिएशन, संवाहन और विकिरण जो है वो दोनों ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन दोनों तरीके से यहाँ पर जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ हेयर ऑफ द शीप ऑफ द वूल। ये जो हम शीप होती है, जो क्या कहते हैं, भेड़ होती हैं, उनसे जो हम ऊन प्राप्त करते हैं, उसका जो सही चरण होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या सही चरण है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे और फिर क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा, मुझे लगता है बच्चों ने टिक किया होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज कर लिया करें आंसर से पहले और खुद समझ लिया करें और फिर देखा करें। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले क्या होगी, ऊन की कटाई होगी, सीधी सी बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभिमार्जन करेंगे। कटाई करने के बाद उसकी सफाई होगी, जो उसमें ग्रीस वगैरह है, डर्ट जो है वो निकल आ जाएगा, तो उसे हम स्काउरिंग बोलते हैं, अभिमार्जन करना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी छटाई होगी। जैसे कुछ शोल्डर वाले एरिया के जो ऊन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो उसकी छटाई होती है, सॉर्टिंग जो है वहाँ पर होगी। और सॉर्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, उसकी धुनाई करने के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, उसकी वीविंग और डाइंग, उसकी बुनाई और रंगाई जो है वहाँ पर कर लेंगे। तो डी ऑप्शन मतलब 4th ऑप्शन जो है यहाँ पर पूरी तरह से सही है। पहले ऊन की कटाई हुई, फिर उसका भी मार्जन हुआ, फिर उसकी छटाई हुई, फिर उसकी कार्डिंग हुई, धुनाई हुई और लास्ट में उसकी बुनाई और रंगाई हमने कर ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर फॉर्म व्हाट। सल्फर डाइऑक्साइड जब जल में डाला जाता है तो वो क्या बनाता है, तो वो वहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखेंगे सल्फ्यूरस एसिड जो है वहाँ पर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन बना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। सल्फर क्या है आपका, याद रखेंगे सल्फर जो है वो आपका क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। तो यहाँ पर अधातु जो होते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो याद रखेंगे जो नॉन मेटल होते हैं, जो उनके ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। इसलिए सल्फर यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, सल्फ्यूरस एसिड जो है, अम्लीय होते हैं ना उनके ऑक्साइड, इस वजह से यहाँ पर ये क्या फॉर्म कर रहा है, आपका सल्फ्यूरस एसिड जो है बना रहा है। सल्फर जो है सबसे पहले उसकी जो रिएक्शन है वो हमारी किससे कराई गई, ऑक्सीजन से कराई गई। तो यहाँ पर इसने बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब पानी से कराई जाती है तो यहाँ पर बनता है क्या, सल्फ्यूरस एसिड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ यहाँ पर हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। असर्शन अभिकथन यहाँ पर दिया है, द स्काई अपीयर ब्लू ड्यूरिंग द डे एंड रेड ड्यूरिंग द सनसेट, है ना। जो ब्लू दिखता है वो सनराइज के समय में, और जो रेड दिखता है वो सनसेट के समय पे दिखता है। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि देखिए जो लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं। तो जो ब्लू लाइट होती है, जो ब्लू होता है, वायलेट में हम विवग्योर जाते हैं ना, विव ये योर, तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। जबकि जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है, और रेड कलर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है। इधर से जाते हुए फ्रिक्वेंसी घटती है और वेवलेंथ जो है वो बढ़ती चली जाती है, ये आप याद रखेंगे। अब क्योंकि वॉयलेट के बाद थोड़ा सा आगे ब्लू भी आ जाएगा, इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होती है, तो जल्दी से स्कैटर कर जाते हैं, और स्कैटर करने की वजह से ये कलर एकदम फैल जाते हैं, और इसी वजह से हमें जल्दी से ब्लू कलर जो है वो दिख जाता है स्काई का। शाम के समय आते आते क्या होता है, सबसे लास्ट में ये कलर जो है स्कैटर करेगा, इसलिए शाम के समय जो है हमें वो रेड कलर का जो स्काई है वो दिखाई देता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे लास्ट में जो है वहाँ पर स्कैटर करता है। ठीक है, तो ये बात सही है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। द कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बात यहाँ पर गलत है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है उसकी वजह से होता है। नोट्स में दे रखा है, सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो असर्शन ए यहाँ पर हमारा ट्रू है, लेकिन आर हमारा गलत है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फ्लोइंग फोर्स, नीचे दिए गए बलों पर विचार करिए और इनमें से जो असंपर्क बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो हमें बतानी है। असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जो बिना किसी एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ही वहाँ पर क्या करती हैं, एक दूसरे पर बल लगाती हैं, फोर्स जो है वो लगाती हैं, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होंगी। इनके एग्जाम्पल आप दिमाग में रट लीजिएगा। जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल, BDE, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर ही आएंगे। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 टिक किया है उनका आंसर पूरी तरह से यहाँ पर सही है। जबकि मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, पेशीय बल और घर्षण बल, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये संपर्क बल के अंदर आते हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर जो है आते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर इफ द इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए ये सरफेस है आपका, है ना, यही आपका, ये आपकी नॉर्मल हो गई। ठीक है, अब ये इंसिडेंट आई, इसने एंगल बनाया सरफेस के साथ, कितने डिग्री का एंगल बनाया, इसने 40 डिग्री का एंगल बनाया, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये जो एंगल इसने बनाया है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो सरफेस होगा, यहीं से तो जो रे है वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये सरफेस से क्या करती है, कितना एंगल बना रही है, जो आपकी इंसिडेंट रे है आई, ये जो है आपतन किरण जो है ये 40 डिग्री का जो कोण है वो यहाँ पर बना रही है आपका, किससे, आपका परावर्तित पृष्ठ से, परावर्तन पृष्ठ, यही तो पृष्ठ है, इससे तो परावर्तन किरण जाएगी, तो परावर्तन पृष्ठ से ये क्या कर रही है, 40 डिग्री का कोण बना रही है। अब आपको पता है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टिंग रे, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। अब ये 40 डिग्री है, आपको पता है ये पूरा इस तरह से बना है, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, है ना, ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला हिस्सा सीधी सी बात है कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा, तभी तो मिलाकर ये 90 डिग्री बन पाएगा। अब जब ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और इंसिडेंट रे जो आपतन किरण है वो परावर्तन किरण के जो है
सेम उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये 50 डिग्री है, तो सीधी सी बात है ये भी यहाँ पर 50 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है इन दोनों का ये जो आपतन किरण है और परावर्तन किरण है, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो हमें बताना है। 50 + 50 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 टिक करा है उनका आंसर यहाँ पर पूरी तरह से सही हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, देखिए इस तरह से यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई, ये एंगल हमें दे रखा था 40 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री होगा। तो सीधी सी बात है ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री निकल कर आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इन दोनों का एंगल ही पूछ रहा था कि जो ये इंसिडेंट रे है, आपतन किरण है, और ये परावर्तन किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, वो आपका 100 डिग्री जो है यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, यहाँ पर हमें बताना है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर सेल्स। कोशिका के बारे में क्या सत्य है ये हमको बताना है। चलिए बताइए कोशिका के बारे में यहाँ क्या सत्य है। सेल कैन बी सीन इजीली विद द नेकेड आई, पूरी तरह से गलत है। कोशिकाएं, सेल जो है हमें दिखती थोड़ी हैं आसानी से, ये आसानी से नहीं दिखते क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इंसेक्ट सेल इज़ नॉट अ सेल, ये बात यहाँ पर गलत है। इंसेक्ट एग, कीट के अंडे कोशिका नहीं होते, बिल्कुल सेल होते हैं। और जो एग होता है, जैसे ऑस्ट्रिच का एग जो होता है सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है ये जो इंसेक्ट होते हैं उनके जो अंडे होते हैं वो सेल नहीं होते, वो सेल ही तो होते हैं। तो ये बात भी गलत है। हमसे क्वेश्चन में सही पूछ रहा है, अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल यहाँ पर बात हो रही है अमीबा की। अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये सारे फंक्शन कर सकता है। रेस्पिरेशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है। तो ये सारे फंक्शन जो है हमें देखने को मिल सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी। तो यहाँ पर जो सेल के बारे में सही हो जाएगा, एक एकल कोशिका एक कोश के जीवों में सभी कार्य कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पूरी तरह से सही है। बाकी द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल इज यूनिफॉर्म नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं शेप जो है, अगर मैं साइज़ की बात करूं तो देखिए अंडा जो होता है उसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा होता है, जबकि हमारे अंदर सेल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते वो सब यूनिफॉर्म होते हैं। तो डी जो है यहाँ पर गलत है। बाकी जो सही पूछ रहा था हमसे, तो सी ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर हमें मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। ये क्वेश्चन बना है आपका मोशन वाले चैप्टर से कि कौन सी गति यहाँ पर हो रही है। अ मूविंग व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन, आपने घर में अपने सिलाई मशीन देखी होगी, उसमें जो गोला होता है उसमें यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है और उसी से हम उसको बार बार कैसे करते हैं, गोल गोल घुमाते रहती हैं। तो वो क्या होता है, ये देखिए अपने ही एक्सिस पर क्या होता है, ये बार बार ऐसे घूम रही होती है। तो मूविंग व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन जो होता है वो होता है आपका रोटेटरी मोशन। तो ए का मिलान सेकंड से होगा। मूवमेंट ऑफ अ टिप ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर, तो वो क्या होता है, वो आपका सर्कुलेटरी मोशन होता है कि जो मिनट हैंड है वो इस बिंदु के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। जब हम किसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमते हैं तो वो सर्कुलेटरी मोशन होता है, लेकिन जब हम अपने ही पॉइंट पर घूमते हैं तो वो रोटेटरी मोशन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे सन है, सन के इर्द गिर्द अर्थ चक्कर लगा रही है, तो अर्थ सन के एक पॉइंट पे जो है घूम रही है, तो ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूम रही है तो वो रोटेटरी मोशन है। जब हम अपने ही बिंदु से घूमते हैं तो वो रोटेटरी मोशन होता है, लेकिन जब हम किसी बाहर के पॉइंट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं तो वो आपका सर्कुलेटरी मोशन वहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे क्या कहते हैं, आपका जो गाड़ी चल रही होती है उसका जो व्हील होता है वो अपने ही एक्सिस पर घूम रहा होता है, तो वो आपका रोटेटरी मोशन वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अ मूविंग स्विंग जैसी एग्जांपल आप देख रहे होंगे। मूविंग स्विंग जो झूला होता है, आगे जाता है पीछे जाता है, तो ये क्या होता है, ये आपका पीरियोडिक मोशन देखने को मिलता है। तो ए का मिलान जो होगा सेकंड से होगा, बी का मिलान फर्स्ट से होगा और सी का मिलान थर्ड से होगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने टिक किया है उनका आंसर यहाँ पर पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि कंटेंट का है, इसके बाद 10 क्वेश्चन पेडागोजी के देखेंगे। द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर, बी अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो रेशम का कीट होता है वो कैटरपिलर भी होता है, लार्वा भी होता है, बताइए क्या होगा। बिल्कुल, जो सिल्क वॉर्म होता है वो लार्वा भी कहलाता है और उसे लार्वा की फॉर्म में जब वो होता है उसे ही हम कैटरपिलर भी कहते हैं। तो सिल्क वॉर्म जो होता है वो कैटरपिलर भी होता है, लार्वा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। सिल्क वॉर्म जो होता है इस बोथ कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। ये जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है और अंडे जो है वो वहाँ पर हैच हो जाते हैं, किसमें, लार्वा में। और यही जो लार्वा होता है फीमेल सिल्क मॉथ का, इसे ही हम सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर कहते हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि जो सिल्क वॉर्म है ये क्या है, ये कैटरपिलर भी है और यही क्या होता है, यही आपका लार्वा भी होता है, क्योंकि इसी लार्वा को हम क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म बोलते हैं या कैटरपिलर बोलते हैं। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब देखिए ये
याद रखेंगे जैसे पूरा सिल्क का पालन जो है उसमें रेशम कैसे प्राप्त होता है, हमें सिल्क कैसे मिलता है। जो फीमेल कीड़ा होती है, फीमेल सिल्क मॉथ होती है, मादा रेशम कीट जो होती है वो अंडे देती है, जिससे क्या होता है अंडे जब फूट जाते हैं तो लार्वा निकलता है, और उसी लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या रेशम का कीट बोलते हैं। उसी लार्वा को हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं। अब ये जो कैटरपिलर होता है यहाँ पर ये अपने साइज़ को क्या करता है, ग्रो करता है और अपनी लाइफ साइकिल के नए स्टेज में आता है जिसे हम प्यूपा बोलते हैं। ठीक है, प्यूपा वाली स्टेज में क्या होता है, ये खूब खाता पीता है और खूब खाएगा, और किस आकार में घूमता है, ये 8 शेप जो होता है ना, इस आकार में ऐसे ऐसे घूमेगा और खूब खाएगा पिएगा, मोटा ताज़ा हो जाएगा। जब ये पूरा खा पी लेता है उसके बाद क्या करता है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर, जब ये इस तरह से घूम रहा है 8 की शेप में, खा रहा पी रहा है और घूम रहा है, तो ये अपने ऊपर क्या करता है, सीक्रेट करता है यहाँ पर एक फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो क्या होता है आगे चल के आपका सिल्क फाइबर जो है बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही जिस तरह से अपने ऊपर प्रोटीन को सीक्रेट कर रहा होता है, धीरे धीरे पूरी तरह से अपने ऊपर को, अपने आप को जो है पूरी तरह से कंप्लीटली ढक लेता है। और ये जो कवरिंग होती है, जिस तरह से अपने आप को पूरे ऊपर ढक लेता है, वो बना लेता है अपने ऊपर। इसको हम इस स्टेज में क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं। मतलब सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर। ये जो प्रोटीन का सिल्क फाइबर है, इससे ये अपने आप को क्या करता है, पूरी तरह से कवर कर लेता है। और ये जो कवरिंग होती है, जो इसने अपने ऊपर अपने आप को कवर कर लिया एक प्रोटीन से, ये क्या कहलाता है, ये ककून जो है यहाँ पर कहलाता है। और जो डेवलपमेंट होता है मौत का, कीड़े का, कीट का, वो इसके अंदर ककून के अंदर ही होता है। और इस ककून से ही, इस ककून को हम पानी में डाल देते हैं गर्म में, तो उसमें क्या होता है, इस ककून से ही हमें क्या होता है, ककून हम अलग कर लेते हैं, और इस ककून से ही हमें जो होता है रेशम जो होता है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। द सिल्क यान जो है वो ऑब्टेन हो जाते हैं फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ। जो सिल्क मॉथ थी, रेशम का जो कीट था, उससे हमने क्या कर लिया, उसके ककून से हमने क्या बना लिया, जो सिल्क का तागा है, रेशम का जो धागा है, वो हम वहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरा ये साइकिल होता है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो इस तरह से हमने कंटेंट के क्वेश्चन देखे। चलिए अब पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। पेडागोजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूजुअल सीक्वेंस इन अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक जांच पड़ताल का एक सामान्य क्रम हमें यहाँ पर बताना है कि जब हम कोई वैज्ञानिक जांच पड़ताल कर रहे होते हैं तो उसमें एक सामान्य क्रम क्या होता है। देखिए, जब जांच पड़ताल करी जाती है, किस चीज़ की हम जांच पड़ताल करेंगे, पहले हम उसको अच्छे से देखते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर नंबर 1 पे आ जाएगी। तो 2 ऑप्शन में ऑब्जर्वेशन हमें पहले देखने को मिलता है। उसके बाद हम सीधा एक्सपेरिमेंट करना शुरू नहीं करते, परिकल्पना पहले होगी। हम प्लान करेंगे, अच्छा हमें ऐसे ऐसे करेंगे, हमने देख लिया, देख के हमने समझ लिया, फिर हम सोचेंगे कि हमें कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके बाद हाइपोथेसिस आएगा, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन जो हमने सोचा है वो हम अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम जो कर दिया एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हम उससे एनालिसिस जो है वो निकालेंगे, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन जो है वो हमें वहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर जनरली सही सीक्वेंस होगा किसका, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। सबसे पहले अवलोकन होगा, फिर कल्पना करी गई, फिर हमने प्रयोग करा और उससे हमने एक विश्लेषण निकाला, और वहां से हमारा जो परिणाम है वो निकल कर आ गया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 टिक किया है वो पूरी तरह से सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बताइए क्या आंसर होगा। अ टीचर है क्लास 7th की, वो क्या करती है, एक जो आयरन की रॉड है उसके ऊपर पतला सा जो पेपर है वो उसके ऊपर टाइटली रैप कर देती है, उसके ऊपर चिपका देती है। ठीक है, और उसके बाद क्या करती है, ट्राई टू बर्न द पेपर विद द कैंडल व्हाइल रोटेटिंग द आयरन रोड कंटिन्यूसली। अब जैसे मोमबत्ती है, उसके पास क्या करती है, ये जो आयरन की रोड जिसके ऊपर इसने पेपर को पतले से लपेट दिया है, उसको मोमबत्ती के पास लाती है और इस आयरन रोड को घुमाती रहती है, गोल गोल करके घुमाती रहती है। तो हमें बताना है, मतलब इस तरह से टीचर ने वहाँ पर उन्हें बताया है। और फिर टीचर कह रही है डज इट बर्न, क्या ये जल जाएगा। विच प्रोसेस स्किल ऑफ द स्टूडेंट में बी डेवलप थ्रू दिस एक्टिविटी, यहाँ क्या ये जल पाता है, इस गतिविधि द्वारा बच्चों के किस कौशल का विकास होने की संभावना है वो हमें बताना है। अब देखिए, शिक्षक ने लोहे की किसी छड़ पर ये पूरी जो है लपेटा और घुमाया, फिर इस तरह से पूरी एक्टिविटी वहाँ पर टीचर ने करी, तो सीधी सी बात है बच्चों ने अवलोकन करा होगा, बच्चों ने उसे देखा होगा, तो ऑब्जर्वेशन तो पक्का बच्चों के अंदर डेवलप हुआ होगा। अब जब बच्चे देख रहे हैं, उसके बाद टीचर ने ये भी पूछा डज इट बर्न, तो बच्चे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो नहीं बर्न करा, तो उसके पीछे अब बच्चे जो हैं वहाँ पर क्वेश्चनिंग टीचर ने करी कि डज इट बर्न, तो क्वेश्चनिंग तो वहाँ पर हो रही है, और बच्चे परिकल्पना भी जो है यहाँ पर करेंगे कि क्यों नहीं जला। वो सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ जब हमने आयरन रोड के ऊपर पतले से पेपर को चिपकाया तो वो क्यों नहीं जला। तो वहाँ पर फिर वो सोचेंगे अच्छा आयरन तो क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जैसे ही
पेपर पर हीट आएगी तो आयरन क्या करेगा, हीट को अपने अंदर ले लेगा, जिस वजह से क्या होगा, पेपर जो है वहाँ पर जलेगा नहीं। यही प्रोसेस होता है असल में। तो यहाँ पर कौन कौन से स्किल बच्चों के अंदर डेवलप होंगे जब टीचर इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पर करा रही है, तो बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथाइजिंग और क्वेश्चनिंग करना, प्रश्न करना जो है वो यहाँ पर डेवलप होंगे। क्लासिफिकेशन, यहाँ पर वर्गीकरण कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन करेंगे, फिर पूछेंगे बच्चे, उनको समझ में नहीं आ रहा है, सोचने के बाद भी उनको नहीं लग रहा है, तो वो क्वेश्चनिंग करेंगे, मैम क्यों नहीं जला, तो टीचर वहाँ पर बताएगी कि आयरन जो है वो गुड कंडक्टर है, हीट का, ऊष्मा का अच्छा चालक है, वो हीट को जैसी पेपर पर जाएगी पेपर से अपनी तरफ को खींच लेगा, जिसकी वजह से पेपर जलेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पर हम चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी में जो है बी बार बार रिपीट हो गया, तो ये सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी इन साइंस क्लासरूम अमंग स्टूडेंट अ टीचर शुड डू ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय किसके, वो हमें यहाँ पर बताना है। एनकरेज स्टूडेंट टू फ्रेम आंसर इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यही यहाँ पर गलत है। छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, जबकि साइंस में हम पढ़ते हैं कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नहीं होती हैं, आप मल्टीपल अप्रोच से मल्टीपल तरीके से चीज़ों को बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों को बोला कि सिर्फ इसी मैनर्स में, इतने ही तरीके में आंसर को जो है यहाँ पर आप दीजिए, ये यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी, हमें बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का पोषण करना है, जहाँ पर बच्चे क्या होंगे, खुलकर अपनी चीज़ें बताएंगे। तो हम उनसे ये नहीं कहेंगे चीज़ों को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नियत तरीके से करके दिखाओ, इस तरह का एनकरेजमेंट नहीं होगा। तो यही यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर टिक किया है, उनका आंसर यहाँ पर पूरी तरह से सही है। बाकी सब यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स है। असिस्ट स्टूडेंट इन डेवलपिंग मॉडल ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ और खोज के मॉडल विकसित करना है ना, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। गाइड इनटू स्टूडेंट इन द यूज ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयक दृष्टिकोण का उपयोग करने में छात्रों की मार्गदर्शन करना। प्रोवाइड अ रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, छात्रों को विविध प्रकार के अधिगम जो अनुभव हैं वो प्रदान करना, वो सब क्रिएटिविटी नर्चर करने में मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर नहीं जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फ्लोइंग आर डिजायरेबल एक्टिविटी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ साइंस टीचिंग एंड लर्निंग एक्सेप्ट, फिर से निगेटिव पॉइंट बताना है। विज्ञान शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित सभी गतिविधियां स्वीकार्य हैं सिवाय इसके। प्रमोटिंग अ कल्चरल ऑफ कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन, बिल्कुल। सहयोग और विमर्श के माहौल को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही है। आपस में सहयोग करें, एक दूसरे से विचार विमर्श करें, ये सब चीज़ें तो साइंस में इंपॉर्टेंट है। नए नए आइडियाज़ वहाँ से निकल कर आते हैं, जो आपकी तार्किक चिंतन है, रैशनल थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर डेवलप होती है, और साइंस में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग अ रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड टास्क फॉर टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल। शिक्षण अधिगम के लिए विविध गतिविधियां तथा क्रियाकलाप का उपयोग करना, गतिविधियां ये सब करना, अलग अलग क्रियाकलाप करें, ये सब बिल्कुल जो है साइंस टीचिंग में बहुत ही अच्छे जो है पॉजिटिव पॉइंट है। अफर्मिंग द सुपरिटी ऑफ साइंस टू ऑल अदर डिसिप्लिन, यही यहाँ पर गलत है। अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकारना, हम ये नहीं कह सकते कि साइंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ बेकार है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे तो बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो दूसरे सब्जेक्ट से हट जाएगा। और जबकि अब हम पढ़ रहे थे पीछे कि यहाँ पर सबको जोड़ कर लेकर चलना है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, मतलब सब चीज़ें जो है इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर सुपीरियरिटी नहीं दिखानी है, कि श्रेष्ठता नहीं दिखानी है कि विज्ञान विषय ही सुपीरियर है। तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 टिक किया है वो वहाँ पर पूरी तरह से सही है। एश्योरिंग इक्विटी एंड एसेस, समता और सुगमता को सुनिश्चित करना, ये कोई भी गतिविधि अगर हम कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जैसे अगर कोई एक्टिविटी कराई जा रही है तो सभी बच्चों को बराबर इक्विपमेंट जो है वहाँ पर दिए जा रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। तो ये एश्योरिंग इक्विटी एंड एसेस जो है ये होना चाहिए, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर एक्सेप्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, अच्छा क्वेश्चन है। इन आर कंट्री पीपल सर्फिंग फ्रॉम, जो कॉमन जो डिजीज़ होती है, कॉमन बीमारियां होती हैं जैसे फ्लू, डायरिया, फीवर एक्सेट्रा, और इस केस में क्या करते हैं हम, डॉक्टर को कंसल्ट ना करके खुद से जो है अपनी जो मेडिसिन है वो खुद से ले लेते हैं। टीचर ये बताता है विच में रिजल्ट इन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, और ये स्वास्थ्य की परेशानियों को क्या करता है, उत्पन्न कर सकती है। अब कक्षा 8 के विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें उन्हें आसपास के लोगों की स्व चिकित्सा प्रणाली का अध्ययन करना है, कि वो सेल्फ से कौन कौन से मेडिसिन ले रहे हैं, अपने नेबरहुड में जाकर इसको क्या करना है, चेक करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ लर्निंग इन साइंस कैन बी असेस्ड इन देयर प्रोजेक्ट, तो हम पर हमको बताना है निम्न में से विज्ञान को सीखने के कौन से सूचकों का उनके प्रोजेक्ट के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है।
अब देखिए उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उनको आसपास में जाके देखना है कि लोग कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, मतलब इस तरह से। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वो विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो देख रहे हैं चीज़ों को कि अच्छा वो अब मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे, खुद से ले रहे हैं, खुद से क्यों ले रहे हैं, तो ये चीज़ होगी। एक्सपेरिमेंटेशन तो वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन, जब भी मैंने बताया जागरूकता अभियान, जिस तरह से वो जा रहे हैं नेबरहुड में, पता लगा रही हैं, वहाँ पर हमेशा कम्युनिकेशन आएगा। तो एनालिसिस हो गया, कम्युनिकेशन, और वो डेटा कलेक्ट करेंगे क्योंकि टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है स्टूडेंट को टू स्टडी द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ मेडिटेशन इन देयर नेबरहुड। शिक्षार्थी को एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें उन्हें आसपास के लोगों के स्व चिकित्सा प्रणाली का अध्ययन करना है। जब उन्हें अध्ययन करना है तो कहीं ना कहीं वहाँ से क्या करेंगे, वो डेटा जो है उनको कलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर पूरी तरह से सही होगा। वो विश्लेषण करेंगे, संवाद तो वहाँ पर कम्युनिकेशन तो होगा ही, और आंकड़े इकट्ठे करना, ये जो है इन प्रोजेक्ट के द्वारा इन चीज़ों का मूल्यांकन जो है यहाँ पर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ यहाँ पर हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अब देखिए, टीचर आस्क फ्लोइंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट। एक शिक्षिका ने प्रश्न यहाँ पर पूछे और अब हमें इन प्रश्नों को देखकर बताना है कैसे प्रश्न है। हाउ डू यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जब मैं आपसे पूछती हूँ आप विद्युत का किस प्रकार उपयोग करते हैं, आप बच्चों से पूछेंगे, छोटे बच्चों से, कि आप बिजली का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे हम पंखे चलाते हैं, कुछ कहेंगे हम AC चलाते हैं, मतलब मल्टीपल जगह वो विद्युत का जो है प्रयोग करते हैं। तो बच्चे अलग अलग आंसर वहाँ पर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपने एक जनरल क्वेश्चन पूछा है जिसमें बच्चे अलग अलग जो है अप्रोच रख के अपने अपने आंसर्स देंगे। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कोई बंधा हुआ आंसर जो है हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। जबकि बी पॉइंट में अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाई इज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारावाही तारों में बनाने में कॉपर का उपयोग क्यों करा जाता है, तो वहाँ पर एक आंसर आ सकता है कि सिल्वर होता है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का, फिर भी हम कॉपर यूज़ करते हैं क्योंकि कॉपर जो है वो चीप है ना, ये डक्टाइल होता है, इसको वायर में इजीली कन्वर्ट करा जा सकता है, ये आपका सस्ता हो गया, चीप हो गया है ना, इस वजह से, और ये गुड कंडक्टर तो है ही इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर ना मिलके एक क्लोज एंडेड जो है, सभी बच्चे यही लगभग जो है आंसर वहाँ पर देंगे। तो ए हमारा खुले सिरे वाला प्रश्न है और बी हमारा जो है क्लोज एंडेड बंद जो है सिरे वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंसिडर्ड बाय अ टीचर वाइल प्लानिंग साइंस एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप। किसी समूह में विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाने के लिए शिक्षक को किस पर विचार करना अवश्य करना चाहिए। दे मस्ट इन्वॉल्व यूज ऑफ एवरीडे मटेरियल एंड इक्विपमेंट। बिल्कुल, जब भी आप कोई एक्टिविटी बना रहे हैं बच्चे उसमें तभी जुड़ पाएंगे जब बच्चे उनको आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करेंगे, तो वो उसको और इंटरेस्टिंगली जो है वहाँ पर करेंगे। उनमें दैनिक जीवन की सामग्री और उपकरण के उपयोग करने को कहना, ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। दे कुड बी प्लान एंड कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट इन अ वैरायटी ऑफ वे। बिल्कुल, उन्हें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाबद्ध और संपन्न किया जाना चाहिए, मतलब अलग अलग तरीकों से। ऐसा नहीं कि एक ही मेथड से आप किसी रिजल्ट पर आ रहे हो, अपने अपने तरीकों से करने के लिए कहना है, क्योंकि हर बच्चे की थिंकिंग अलग है, हर बच्चा अलग आइडिया लेकर आएगा। तो वैरायटी ऑफ वेज वहाँ पर होने चाहिए जब कोई एक्टिविटी करा रहे हैं। तो ए और बी जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही है, और सही स्टेटमेंट ही हमसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है जिन बच्चों ने टिक किया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप साइंस में नहीं होती हैं चीज़ें। दे शुड नॉट इन्वॉल्व इन अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साइंस में, क्योंकि वहाँ पर नए नए आइडियाज़, नए नए थिंकिंग जो है बच्चों की सामने निकल कर आती है। तो डिस्कशन वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको हटा देना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो सी और डी यहाँ पर नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ए और बी है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऑल द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस में बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग रैशनल थिंकिंग एक्सेप्ट। निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तर्क संगत सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त है। तर्क संगत सोच मतलब जहां बच्चे अपने अलग अलग विचार लेकर आते हैं, मतलब कुछ अलग सोच रहे हैं, वो तर्क संगत सोच है। करने के लिए कुछ उनमें अलग ही जिज्ञासा है, तो उसको विकसित करने के लिए सारे प्रैक्टिस हेल्पफुल हैं, सिवाय किसके वो हमें बताना है। एनकरेजिंग स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, जब संदेहवाद होगा तभी तो रैशनल थिंकिंग, जैसे आपने देखा होगा डिबेट होती है, बहस होती है चैनल वगैरह पे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो उनकी तर्कसंगत सोच जो है ना वो कहीं ना कहीं विकसित होती है। वो और गहनता से सोचते हैं और अलग अलग अपने आंसर देते हैं, कहते हैं अच्छा ऐसे क्यों हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो रैशनल थिंकिंग जो है वहाँ पर जो है बनती है। तो एनकरेजिंग स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल इससे होता है। अवॉइडिंग कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़, यही यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो गए, इनको अवॉइड नहीं करना, जबकि इन पर तो डिस्कशन होना चाहिए। विवाद संपन्न मुद्दों से बचना नहीं, इनको डिस्कशन करेंगे तो रैशनल थिंकिंग जो है, तर्क संगत सोच जो है वो कहीं ना कहीं विकसित होगी, इनको अवॉइड नहीं करना। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 टिक किया है वही यहाँ पर आंसर होगा। बाकी लुकिंग फॉर अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण परिणाम है ना, कि क्या कारण है उसका परिणाम क्या, उन संबंधों को खोजना, इनसे रैशनल थिंकिंग डेवलपमेंट होगी। कंसल्टिंग रिलायबल एंड लिटरेचर इन साइंस, विश्वसनीय वैज्ञानिक साहित्य से परामर्श लेना, ये सारे तर्क संगत सोच को विकसित करेंगे। बाकी अवॉइडिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज यहाँ पे जो है ये नेगेटिव पॉइंट होगा।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको अवॉइड नहीं करना है, जबकि इनको तो हमें जो है इन्वॉल्व करना है, इन चीज़ों को कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, अ टीचर पुट अ लीफ इन अ टेस्ट। लीफ जो है, पत्ती जो है, एक परखनली में डालती है, उसमें अल्कोहल डाला और उसे तब तक गर्म करती है जब उसका हरा रंग निकल जाता है। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला और उस पर क्या करती है वो आयोडीन का विलयन डालती है। पूरा ऐसे ही होता है। अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना होता है पत्ती में, एनसीईआरटी में दिया है कि अगर हमें किसी पत्ती पे, लीफ पे स्टार्च जो मंड है उसका टेस्ट करना है, तो उसमें ऐसे ही करा गया है। पहले क्या करा, लीफ को में अल्कोहल डाला, उसको गर्म कर लिया, उसका हरा रंग जब निकल जाएगा तो उसके ऊपर फिर बाद में क्या करेंगे, लीफ के ऊपर जो पत्ती है उसके ऊपर से हम आयोडीन का जो सॉल्यूशन है, क्योंकि जो स्टार्च है, मंड है, उसके टेस्ट के लिए हम आयोडीन डालते हैं, और आयोडीन के सॉल्यूशन डाला। द स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन देयर नोटबुक। छात्रों ने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे। अब उन्होंने कॉपी में लिखा द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। अब उन्होंने देखा होगा, सीधी सी बात है, जब टीचर ने आयोडीन उस पर डाला, जब टीचर ने आयोडीन डाला तो क्योंकि पत्ती में स्टार्च होता है, पत्ती में जो है आपका मंड होता है, तो वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर जो है वो देखने को मिलेगा। तो बच्चों ने जो देखा वो लिख लिया। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। बच्चों ने देखा, उसका जो है आपका नीला काला रंग हो गया, तो ये ऑब्जर्वेशन है। और उससे फिर एक निष्कर्ष, इन्फ्रेंस निकल कर आया कि जो लीफ है उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्च जो है वो होता है, पत्ती में स्टार्च है, वो दिख थोड़ी रहा है, लेकिन उससे एक निष्कर्ष आ गया, क्योंकि ब्लू ब्लैक कलर आ गया ना, वो तो ऑब्जर्वेशन है। फिर उससे एक चीज़ हमें पता चली कि अच्छा ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है, इट मीन्स पत्ती में क्या है, पत्ती में स्टार्च है, मंड है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, जिन बच्चों ने टिक किया वो यहाँ पर सही है। ए हमारी ऑब्जर्वेशन है जो बच्चे ने लिखी कॉपी में, और बी वहाँ पर क्या है, वो आपका इन्फ्रेंस है, वो आपका निष्कर्ष है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, टीचिंग साइंस थ्रू डिस्कवरी। खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण क्या है, ये हमको यहाँ पर बताना है। बताइए किस पर। ये टीचर सेंटर नहीं होती। डिस्कवरी में क्या होता है, बच्चा ही सेंटर में होता है। मेमोरी बेस्ड नहीं होती, क्योंकि इसमें तो बच्चे क्या होते हैं, जो आइडिया उनके मन में आता है वो उसी के अनुसार क्या है, अपने चीज़ें करते चले जाते हैं। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन जिन बच्चों ने टिक किया है वो सही है, खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण। अब देखिए, खोज द्वारा में क्या है, बच्चे चीज़ों को खोज रहे हैं। अब खोज रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि फोकस ऑन द प्रोडक्ट। जो देखिए साइंस में रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है बच्चों के केस में, वो मैटर नहीं कर रहा, बच्चों ने क्या प्रक्रिया अपनाई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कवरी इन साइंस जो है वो फोकस करता है किस पर, फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान करना कि आपने क्या स्टेप्स फॉलो करे, किस तरह से आप अपने रिजल्ट पर आए, चाहे वो गलत है या सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से हमने ये 30 क्वेश्चन देखे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आपने स्कोर किया। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।